हेलो स्टूडेंट। आपका अपने चैनल राहुल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला और दूसरा हमने अपने पिछले की वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं, हम बारी बारी से हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न पहला है 12, 15 और 21। इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो 12, 15 और 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड आपको आता ही होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किससे किससे विभाजित होगा? 3 गुणे 7। अब हम इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालना है। आपको पता है एचसीएफ जो तीनों संख्याओं में उपलब्ध हो, जो तीनों संख्याओं में हो वही निकालते हैं। देखिए, तीनों में है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम वो होता है जो तीनों में मिले उससे तो लिखते ही हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, यानी कितना आ जाएगा? 420। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना था। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? अब दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। चलिए, दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। तो हल करते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। 17 का अभाज्य गुणन, 17 खुद क्या है? एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या होगा? 17 ही होगा। 23 का क्या होगा? 23 का अभाज्य गुणनखंड आपका आ जाएगा 23 ही होगा। 29 का क्या होगा? 29 स्वयं भी एक अभाज्य संख्या है, और इसका भी क्या होगा गुणनखंड? 29 ही होगा। इसका आपको एचसीएफ याद करना है। हमने कहा था कि जो तीनों में मिले वही लिखते हैं। तो तीनों में क्या है? इनके भी साथ एक जुड़ा है, इनके भी साथ एक है, इनके भी साथ एक है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम हमने कहा जो तीनों मिले उसे एक बार, बाकी सबको जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। इन सब का हम गुणा करेंगे। इन सब का गुणा करने पर आपका आंसर आएगा, वही हम आपको लिखेंगे। इन सब का गुणा करते हैं, और गुणा करने पर
आपका आंसर आया है, क्या आंसर आया है, गुणा करते हैं तो 11,339, 11,339 यही आपका आंसर हो जाता है जो इस प्रश्न का है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न क्या दिया है आपका, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 8, 9 और 25। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न तीसरा, 8, 9 और 25। 8 का हल करेंगे, हल 8 का, 8 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये आपका 8 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर क्या है, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 25 5 गुणे 5। इनका HCF निकालना है, HCF। हमने कहा जो तीनों में मिले उसे एक बार लिखते हैं, जो न मिले उसको नहीं लिखते। तीनों में देखिए, दो इस 8 में है, 9 में नहीं है, 25 में नहीं है। तीनों में सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो तीनों में मिलेगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, एक। एलसीएम, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, जो तीनों में मिले उसे एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इन सबका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 8 हो गया। अब उसके बाद ये 3 त्रिक का 9, 50 25, यानी कि हम सबका क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 5 चौके 20, 200 हो गया। और 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया आपका, 1800। कितना आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया 1800। जब दो गुणन में 2 और 5 साथ में आ जाए तो पहले हम 2 का गुणा और 5 का गुणा आपस में कर लेते हैं, उसके बाद हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। जैसे हम होगा 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 का गुणा 5 में करेंगे तो 200, और 200 को गुणा 3 त्रिक का 9, यानी कि 9 का गुणा 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 और डबल जीरो हो जाएगा। इससे गुणा करने में आसानी होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है चौथा, यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है गाइस, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम चौथे पे चलते हैं। आपको दिया है प्रश्न चौथा, दिया है, क्या दिया है, दिया है 306 कामा 657। HCF कितना दे रखा है, HCF आपका 9 है। फिर उसके बाद है 306 कामा 657। एलसीएम आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, एलसीएम आपको पूछा है। एक सूत्र होता है, आप जानते ही होंगे, हमने आपको बता रखा है इस चैप्टर की शुरुआत शुरुआत में ही, कि पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF
गुणे LCM। हमने आपको सूत्र पहले ही बता रखा है, इस सूत्र पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657, बराबर HCF कितना है 9, और LCM आपको पता करना है, LCM ये 9 है, ये गुणे में है, इधर आकर भाग हो जाएगा, 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर LCM। तो 9 को हम आराम से काट देते हैं, इसको 9 से देखते हैं कौन सी संख्या विभाजित होगी, दोनों से ट्राई करते हैं। 9 त्रिक 27, 3 बार गया, 3 हासिल हुआ 36, 9 चौके 36, यानी कितना बचा आपका LCM 34 गुणे 657। अब हम LCM 657 में 34 का गुणा करते हैं, तो ये 657 में 34 का गुणा कर देते हैं, 657 गुणे 334, 4 का गुणा 7 में, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22, 2 हाथ में 2, 6 चौक 24, 2 26 गुणे 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 5 1 15, 2 17 7 हाथ में 1, 6 18 19 ऐड कर लेंगे, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 6 13 3 हो गया, हाथ में 1, 10 2 12, हाथ में 1 2, आपका आ गया, तो कितना आ गया आपका आंसर 22,338। एलसीएम आपका कितना हो गया 22,338, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है गाइस, प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि HCF 120 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। सॉरी हम पांचवा देखेंगे। पांचवा आपका कह रहा है कि यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x हो तो x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पांचवा, पांचवा कह रहा है प्रश्न, दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको दिया है HCF इसका 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x। आपको x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 225 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, 225 का अभाज्य गुणनखंड, 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। उसके बाद 60 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। HCF इसमें क्या हो जाएगा, आपको बताया गया HCF वही होगा जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है 3 भी मिल रहा है, उसके बाद 5 भी मिल रहा है, 3 गुणे 5 यानी कि कितना हो जाएगा 15। HCF क्या हो गया 15 हो गया। आपको प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, आपको कह रहा है कि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x। HCF 225 और 60 का HCF कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15। इधर आ जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10 x। अब इसको हम गुणा कर लेंगे 225 में, तो क्या है 15 बराबर
225 गुणे 5 माइनस 10x। माइनस 10x को इधर ला दें, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10x बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 5 का गुणा 225 में करेंगे, 50 25 के 5 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 80, 1 5 दूनी 10 से 1125 माइनस 10x बराबर 1125 में 10 घटाएंगे तो 1110 एक गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो x बराबर 1110 बटे 10, 0 0 कैंसिल, x बराबर 111, जो ये आपका मान हो गया। यही आपको ज्ञात करना था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न छठा। प्रश्न छठा क्या कर रहा है, यदि HCF 120 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी सवाल है, गणित बहुत ही इजी है, बस इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपको गणित से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए छठा प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न आपको दिया है। छठा प्रश्न क्या दिया है, दिया है 120 और 225 का एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ आपको 15 दे रखा है। फिर कहा है 120 और 225 एलसीएम की समान आपको पूछा है। सूत्र हमने आपको पहले ही बता रखा है। सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम मान रखते हैं पहली संख्या कितनी है 120 गुणे दूसरी संख्या 225 बराबर एचसीएफ कितना है आपका 15 गुणे एलसीएम को बताना है। गुणा इधर आप क्या हो जाएगा, भाग 120 गुणे 225 बटे क्या हो जाएगा 15 बराबर एलसीएम। 15 अट्ठे 120, एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 8 गुणे 225। अब 8 का गुणा इसमें करेंगे हम, 8 का गुणा 225 में करेंगे, 8 का गुणा 225 में करते हैं, 8 पंजे 40 कैरी 4, 8 दूनी 16 4 20 कैरी 2, 8 दूनी 16 2 18, तो कितना आ गया आंसर आपका 1800। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ छठे का आंसर है। सातवां प्रश्न कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो सातवें प्रश्न में आपको कह रहा है, तो सातवें प्रश्न आपका दिया है, क्या दे रखा है 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4, तो 12 तिहाई 36, क्या हो जाएगा 12 का गुणा 3 12 तिहाई 36 गुणे 101 प्लस 4, 36 गुणा 101 करेंगे तो 101 गुणे 36 कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 6 0 6 गुणे 3 0 6 3 6 यानी 3636, क्या आ जाएगा 3636 प्लस 4, इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 40। यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड है। ये 3640 दो से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा,
एक से भी कटेगा मतलब दो से अधिक इसके क्या है, गुणनखंड है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां कह रहा है, प्रश्न 8वां कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न 8वें की तरफ। 8वां में है, दिया है क्या, 18 और 117 का एचसीएफ। 18 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 18 किससे किससे विभाजित होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 117 का देखेंगे, 117 किससे होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 है। हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हमने कहा जो तीनों में मिलता है, 3 देखिए 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, तीसरे क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3। एचसीएफ कितना आ गया इसका, 9। एचसीएफ कितना आ गया, 9। फिर आपको कहा है, दर्शाया है, क्या दर्शाया गया है, दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, एचसीएफ बराबर 18 यम माइनस 117। एचसीएफ कितना आ गया, 9। 9 बराबर 18 यम माइनस 117। यानी माइनस से इधर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 9 प्लस 117 बराबर 18 यम। 117 में 9 को हम ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो यानी कि 18 यम बराबर 126 गुणा है। अगर इन दोनों के बीच में किसी का साइन नहीं, किसी का चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा होता है। और ये गुणा है तो जब हम पश्चांतर करते हैं, ये गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यम बराबर 126 बटे 18। यम बराबर क्या आ जाएगा आपका, अब 18 से इसमें भाग दे देते हैं। 18 का जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 सत्ते 126। तो यम का मान कितना आ गया, यही आपका आंसर हो गया। यही आपको याद करना था। तो आगे काफी आए, बगल में ये सब ना आए। 9वां सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तो 9वां सवाल कह रहा है आपका 6 पावर n, 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 का होल पावर n। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि 6 के पावर में 2 गुणे 3 आ रहे हैं, 5 आ ही नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 पावर n को 0 पर समाप्त करे, समाप्त करे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या 6 पावर n के 0 पर समाप्त होना चाहती है, एक नियम है, उसे 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है आपका व्याख्या, ध्यान से देखेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसको हम देखते हैं। आपको दिया है, आपको 10वां सवाल दिया है, दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब हल करेंगे इसको हम, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, दोनों में देखो 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 13, हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस, अब इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 13, 11 का गुणा 7 में 11 सत्तर 77, और 77 का गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा 77 प्लस 1। ये आपका हो गया 13 गुणे 78। तो आपका देखिएगा यह एक भाज्य संख्या है। अब इसको गुणा कर अगर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1000। यह एक भाज्य संख्या है। ये क्या है आप लिख सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है आपको पता ही है भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब अगला है कि 7 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 1 इधर हो जाए, 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 1। अब इसका गुणा कर लो, 5 गुणा करेंगे 7 6 42 और 4 3 12 दूना 24 प्लस 1 5। अब 42 का गुणा 24 में करेंगे, 42 का गुणा 24 में कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 42 का गुणा 24 में यहाँ कर लेते हैं, 42 गुणे 24, तो 42 का गुणा आप 24 में करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ 8 आ गया, 6 4 10 0 8 9 1, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008। 1008 प्लस 1 ऐड करेंगे, 5 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 1009, इसको हम गुणा कर देंगे। यहाँ गुणा करने के बाद आप देखेंगे ये एक प्रथम संख्या हो गई, ये प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या हो गई और ये तृतीय संख्या हो गई। आपको पता है जब 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो यह भी क्या होगा, भाज्य होगा। जब आप 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या होती है, सिर्फ 2 गुणनखंड होता है तो अभाज्य संख्या होती है। इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, आप कह सकते हैं अतः किसी भी भाज्य संख्या में क्या होगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय, तो यह भी क्या हो जाएगा एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। आप लिख सकते हैं अतः यह भी एक भाज्य भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप कह रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। तो
चलते हैं अगला 10वां सवाल। 11वां सवाल आपका है, कह रहे हैं जैसे मैदान कैसा है आपका। मैदान आपका कह रहा है मैदान एक वृत्ताकार का है। मैदान कैसा है, मैदान वृत्त के आकार का है। देखिए ये आपका मैदान हो जाएगा, ये वृत्त के आकार का है। कैसा है, वृत्त के आकार का। इसी मैदान पर आपको सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। दोनों एक ही बिंदु से, सोनिया कितने मिनट में चल रही है, 18 मिनट। सोनिया सोनिया 18 मिनट, रवि आपका हो जाएगा, रवि एक ही, दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं तो रवि आपका हो जाएगा, रवि आपका 12 मिनट पे चल रहा है। रवि कितना मिनट पे चल रहा है, एक ही स्थान से 12 मिनट। ये आपके रवि हो गए, रवि। तो ठीक है, सोनिया को एक चक्कर, सोनिया सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना, 18 मिनट। रवि को रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय है, 12 मिनट। 12 मिनट। तो हम अब इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम आपको पता है जो दोनों में मिले उससे एक बार लिखते हैं, जो दोनों में न मिले उससे भी लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 मिनट, यानी कि आप कह सकते हैं पुनः सोनिया और 40,000, सोनिया और रवि रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट 36 मिनट बाद मिलेंगे, बाद मिलेंगे। तो यह आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 घाते n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, चलते हैं। ठीक है, अब हम 12 वाले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां सवाल है, दिया है आपको, दिया है 12 घाते n, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 पावर n। ये भी देखिए इनके गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या 0 पे भी समाप्त नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, इसका एक नियम है। आप कह सकते हैं, हम जानते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 2 घाते n गुणे 2 घाते n गुणे 3 घाते n। आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि
अगर किसी भी संख्या किसी भी किसी भी संख्या का अंत का अंत अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 जरूर आता है, जरूर आता। लेकिन लेकिन यहाँ 12 घातीय के अभाज्य गुणनखंड में 5 कभी भी नहीं आ सकता आ सकता। अतः 12 घातीय का अंत में अंक 0 या 5 पर नहीं नहीं समाप्त 5 पर नहीं हो सकता, 5 पर नहीं हो सकता सकता जहाँ जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। अब आपको जब आपसे कहा जाए कि 12 पावर n को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 का होल पावर n और 2 का पावर n गुणे 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n। अब कह रहा है कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंत 0 या 5 हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 जरूर आता है। लेकिन यहाँ 12 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 कभी भी नहीं आ सकता। अतः 12 घाते 5 का अंत में अंक 0 या 5 पर नहीं हो सकता। यानी कि इसका जो अंत होगा 0 और या 5 दोनों पर नहीं हो सकता, या एक पर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हमें इसको 0 या 5 पर समाप्त होना है तो इसका नियम है कि उसे 2 गुणे 5 के रूप का होना अनिवार्य है या होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मसई ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि निम्नतम भाज्य संख्या प्रश्न 13। अगला सवाल है आपका 14वां सवाल। सवाल क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लसाअ और मसअ ज्ञात कीजिए। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया है दिया दिया है क्या दिया है आपको दिया है 120 120 और 144। 120 और 144। 120 और 144। 120 का भाज्य गुणनखंड 120 का अभाज्य गुणनखंड 120 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 144 का भाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 144 का भाज्य गुणनखंड
आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए आपको बताया गया है जो दोनों में मिले उसको उसी को लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं। देखिए 2 गुणे 2 दो 3 बार इसमें भी है, 2 3 बार इसमें भी है, 3 से ज्यादा है, 4 बार है तो हम 3 बार लिखेंगे। क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 अब 3 देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। एचसीएफ आपका क्या आ गया 24। ये आ गया पहला। एलसीएम आपको याद करना है। एलसीएम जो दोनों में मिले उससे तो लिखते ही हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। दो अधिकतम कितनी बार है 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर। गुणा करेंगे अब 2 दूनी 4। हमने कहा जब गुणा की संख्या में 5 और 2 आए तो सबसे पहले 5 और 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 × 5 = 80। 80 हो गया आपका। 3 × 9, 3 × 9 और 9 × 8 = 72, यानी कितना हो गया ये 720। तो गुणा करेंगे तो कितना आ गया ये आपका 720। एलसीएम आपका ये कितना आ गया 720। यही आपका आंसर है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है यदि मैं से 35 45 बराबर 5 तो ल से 35 और 45 बराबर 63 गुणे ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न 15। प्रश्न 15 आपको 35 और 45 एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एलसीएम एचसीएफ आपको 5 दे रखा है। एचसीएफ कितना है आपका 5 है। 35 और 45 एलसीएम आपको याद करना है। आपको एक सूत्र है, आपको पता है सूत्र क्या है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो चलिए पहली संख्या आपको कितनी है 35, दूसरी 45, एचसीएफ आपको कितना है 5 गुणे एलसीएम। एलसीएम बराबर 35 गुणे 45 गुणे में था, जब हम पश्चांतर करेंगे इधर आकर भाग में हो जाएगा। कर दीजिए 15 45। एलसीएम बराबर 35 गुणे 9 गुणा कर दिए 9 × 45 5 हासिल कितना लगा 4, 9 × 3 = 27, 4 31। कितना आ गया एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया 315। अब प्रश्नानुसार क्या है 35 कामा 45 का एलसीएम बराबर 63 गुणे ए। 35 45 का एलसीएम कितना आ गया 315 बराबर 63 गुणे ए। गुणा है इधर क्या हो जाएगा भाग 315 बटे 63 बराबर ए। अब 63 का भाग 15 315 में देंगे हम। ये काट दीजिए। देखिए क्या संख्या 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से आपको पता है कटने के लिए अंकों को जोड़ते हैं। अगर अंक 3 से विभाजित है पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 × 1 = 3। अब ये एक बचा, एक नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे। 3 × 5 = 15, ये हो गया, ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3। अब 21 पंजे कितना होता है आपका
ए का मान आपका आ जाएगा 105/21। इसको काटेंगे तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 5। आप कह सकते हैं अतः एलसीएम 315 ए बराबर 5। यही आपका आंसर। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है आपका 16वां प्रश्न 16, यदि संख्याओं ए और बी का मान 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लसाअ क्या है? चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। सोलहवां आपको दिया है ए और बी का एचसीएफ 12, ए और बी का गुणनफल 3600, ए और बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ए पहली संख्या कितनी है ए, दूसरी संख्या बी, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो ए और बी का गुणनफल 3600 लिखा, 12 गुणे एलसीएम, 12 इधर गुणा है इधर आकर भाग हो जाएगा, तो 3600 में 12 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 300 आएगा, 12 3 36,
3 बार गया, अब डबल जीरो है तो 2 जीरो उतारेंगे तो एलसीएम आपका 300, ये आपका आंसर हो जाएगा। 16वां सवाल, 17वां सवाल आपको गुणनखंड वृक्ष के रूप में है। गुणनखंड वृक्ष करा, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम इस x और y z का मान बताते हैं। तो x, देखिए ये गुणनखंड वृक्ष के रूप में है, तो x का मान बताना है, y का मान बताना है, z का मान बताना है। तो x बराबर 2 गुणे y, तो y बराबर 3 गुणे 1855, 1855 में 3 का गुणा करेंगे तो 5565 आएगा। अब y का मान 2 गुणे y में रखेंगे तो यहाँ से x का मान पता चल जाएगा। अब y का मान है 5565, गुणा करेंगे तो 11130 आएगा, ये x का मान है। अब आपको z का मान पता करना है, तो 371 बराबर 7 गुणे z, इधर गुणा है इधर आकर भाग हो जाएगा, तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, यही आपका z का मान है। आज का वीडियो हम ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।